नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ में हूं वंदना स्रोही। मिडिल ईस्ट में बारूदी शोर लगातार जारी है। कहां तो एक महीने इस वक्त अमन और चैन की बातें हो रही थी, कहां अब फिर से धमाकों और मिसाइल के जरिए एक दूसरे को ईरान और अमेरिका सबक सिखाने पर आमादा है। समझौते की बातें कहीं दूर चली गई हैं, अब सबक सिखाने की बात हो रही है। इस पर अपने मेहमानों के साथ हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले बड़ी खबर भी आपको बता देते हैं जो इस जंग से जुड़ी हुई हमारे पास है। दरअसल अमेरिका का ईरान के पेयजल और बिजली ठिकानों पर बड़ा हमला हुआ है। ईरानी मीडिया के हवाले से खबर आ रही है कि होर्मुज गान प्रांत के जस्क शहर पर जो मिसाइल हमले हुए, बिजली सुविधाओं और समुद्री पानी को मीठा बनाने वाले पंपों पर निशाना साधा गया है। अमेरिकी रॉकेट जस्क काउंटी के बुंजी तटीय गांव के डॉक पर लगे पंपों पर गिरे हैं। आसपास के कई गांवों की पेयजल आपूर्ति बाधित हो गई है। नुकसान का फिलहाल आकलन किया जा रहा है। कई इलाकों में पानी की बंद सप्लाई को बहाल करने के प्रयास किए जा रहे हैं। ईरान पर जिस तरीके से ये हमले हुए हैं, उसके बुनियादी ढांचे को क्षतिग्रस्त करने का प्रयास किया जा रहा है। यानी अमेरिका ईरान को कमजोर करने की कोशिश कर रहा है। ईरान की ओर से लोगों से भी अपील की गई है। एक तरफ बिजली आपूर्ति को लेकर और पेयजल संकट को लेकर भी तो ये बड़ी जानकारी मिल रही है। अमेरिका की ओर से ईरान के कई ऐसे ठिकानों पर हमला हुआ है जिससे उसके बुनियादी ढांचे को कमजोर करने का प्रयास किया गया है। कई गांवों में पेयजल आपूर्ति बाधित हो गई है। मिडिल ईस्ट की जंग अब लगातार तेज होती हुई दिखाई दे रही है। फिलहाल हमले के नुकसान का आकलन किया जा रहा है। ईरान पहले ही इस युद्ध से कई दशकों पीछे चला गया है। कई इलाकों में पानी की बंद सप्लाई को बहाल करने की कोशिश फिलहाल की जा रही है। एक और बड़ी खबर, होर्मुज स्ट्रेट से गुजर रहे थाईलैंड के जहाज पर हमला हुआ है। थाईलैंड के झंडे वाले जहाज को आईआरजीसी की नौसेना ने निशाना बनाया है। आईआरजीसी का दावा है कि जहाज ने उसकी चेतावनियों को नजरअंदाज किया, यानी बिना परमिशन के रणनीतिक जलमार्ग से गुजरने की कोशिश की। पहले नौसेना ने जहाज को रोका और उसके बाद उस पर हमला किया है। जहाज को भारी नुकसान पहुंचा है। हताहत या फिर जो चालक दल की राष्ट्रीयता है वो अभी साफ नहीं है, लेकिन ये बताया जा रहा है कि थाईलैंड के झंडे वाले जहाज को आईआरजीसी की नौसेना की ओर से निशाना बनाया गया है। आईआरजीसी ने दावा किया है कि जहाज ने उसकी चेतावनियों को नजरअंदाज किया था। तो ये बड़ी खबर सामने आ रही है। एक तरफ होर्मुज पर कंट्रोल को लेकर अमेरिका और ईरान के बीच जंग छिड़ी हुई है। होर्मुज स्ट्रेट को लेकर जहां पर बताया जा रहा है कि जो जहाज़ों का आवागमन था वो अब निचले स्तर पर पहुंच चुका है। जहां 15 से ज़्यादा जहाज़ गुजरते थे एक दिन में, वहां अब 8 से भी कम जहाज़ों के गुजरने की खबरें आ रही हैं। फिलहाल ये बड़ी जानकारी मिल रही है। थाईलैंड के झंडे वाले जहाज़ पर हमला हुआ है। आईआरजीसी की ओर से इस हमले की खबर है। होर्मुज स्ट्रेट से ये जहाज़ गुजर रहा था। आईआरजीसी की नौसेना ने इस जहाज़ को टारगेट किया है, यानी ईरान की ओर से भी खुलकर जवाब दिया जा रहा है। होर्मुज पर कंट्रोल को लेकर दावा किया जा रहा है। होर्मुज पर कंट्रोल नहीं छोड़ेंगे, ईरान ने पहले ही चेतावनी दी है। और अमेरिका की ओर से जिस तरीके से लगातार होर्मुज पर नियंत्रण बनाने की बात कही जा रही है, उस पर पलटवार ईरान की ओर से हो रहा है। बताया जा रहा है कि पहले नौसेना ने थाईलैंड के इस जहाज़ को रोका, थाईलैंड के झंडे वाले जहाज़ को रोका और उसके बाद उसे टारगेट किया गया है। जहाज़ को कितना नुकसान पहुंचा है, कितने लोग हताहत हुए हैं, इसको लेकर अभी स्थिति साफ नहीं है। तो होर्मुज स्ट्रेट पर भी तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। जहाज़ों के आवागमन पर एक तरीके से रोक लग गई है। बड़ी संख्या में जहाज़ वहां पर फंसे हुए हैं। चलिए चर्चा की शुरुआत करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रिटायर्ड मेजर मोहम्मद अली शाह जी जुड़ गए हैं। डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर आपका स्वागत है। प्रोफेसर मनोज कुमार जी विदेश मामलों के जानकार हैं, आपका भी स्वागत है। शुरुआत प्रोफेसर मनोज कुमार जी आप ही से कर लेते हैं। ईरान पर जिस तरीके से अमेरिका की ओर से हमला हुआ है, अब पहले हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी थी कि वो उनके पावर प्लांट्स पर हमला करेंगे, उनकी जो बुनियादी ढांचे हैं उन पर हमला करेंगे। पेयजल आपूर्ति का वहाँ पर संकट हो गया। इसके साथ ही बिजली भी प्रभावित हो रही है, यानी कमजोर करने की कोशिश की जा रही है ईरान को, या इसे आप रणनीतिक सैन्य हमला मानते हैं? देखिए वंदना जी, एक चीज तो हम सब देख रहे हैं कि जिस प्रकार से अमेरिका ने मतलब ईरान क्राइसिस में जिस तरीके से रिटेलिएट किया है, बेसिकली अब ये आर पार की लड़ाई है। और अमेरिका ने बिल्कुल अब इस चीज को बिल्कुल एक तरीके से क्लियर कर दिया है कि हम हर हालत में ईरान को किसी न किसी तरीके से, और ऑब्वियस से कोई दूसरा तरीका, क्योंकि देखिए एक तरफ उनके प्रवक्ता ये बोल रहे हैं कि हम डिप्लोमेटिक चैनल खोल के रखे हैं, बातचीत भी चल रहा है, लेकिन आप समझिए वर्ल्ड के जितने देश हैं, हर देश की अपनी एक प्रकृति होती है और डिप्लोमेसी में कभी भी डोमिनेटिंग
नहीं चलता है। लेकिन अमेरिका ही एक ऐसा देश है विश्व में जो कि डिप्लोमेसी के साथ साथ अपना डोमिनेशन भी दिखाने की कोशिश करता है, और शायद वही ईरान के साथ अभी इस तरीके की चीजें हो रही है। एक तरफ वो जी। बातचीत का भी हवाला दिया जा रहा है, दूसरी तरफ डोमिनेट करने के लिए मिलिट्री जिस तरीके से अटैक किए जा रहे हैं, और आप देखिए अब उसके बिल्कुल स्ट्रेटेजिक पॉइंट पे, चाहे वो ड्रोन प्रोडक्शन यूनिट हो उस पर अटैक हो रहे हैं, उसके रेलवे पे अटैक हो रहे हैं, उसके पुल पे अटैक हो रहे हैं, उसका जो पानी है वहाँ पे सिविलियन एरिया में अटैक हो रहा है। और इतना ही नहीं, आप देख सकते हैं जिस तरीके से चाबहार पोर्ट पे भी जो अटैक हुआ वो कहीं ना कहीं एक बहुत ही एक मैसेजिंग करने वाला है, क्योंकि अब अमेरिका ने ये तय कर लिया है कि हमें जितने भी सोर्सेज से ईरान को मदद पिछले 4 महीने से जो मिल रहे थे उस हर सोर्सेज को एक तरीके से डिस्कनेक्ट कर रहा है। तो मुझे लगता है कि अब ये लड़ाई बिल्कुल आर पार की हो चुकी है, और इसका समाधान जो मैं देख रहा हूँ वो बातचीत से संभव नहीं होने वाला है, वो युद्ध से ही समाधान होगा, और उसमें फिर उसके बाद की जो स्थिति बन के आएगी उसको हम सब लोग आगे ठीक है। मोहम्मद अली शाह जी, आप भी लगातार नजर बनाए हुए हैं जिस तरीके से वहां पर तनाव बढ़ता जा रहा है, होर्मुज पर संकट है, बताया जा रहा है कि थाईलैंड के एक जहाज पर भी हमला हुआ है और IRGC की ओर से वहां की नौसेना ने हमला किया है। लेकिन सवाल यहाँ पर उठता है कि क्या ये अब स्थिति जो बन रही है पूर्ण युद्ध की तरफ जा रही है, या फिर अभी भी गुंजाइश है कि बातचीत के जरिए कोई सॉल्यूशन निकल सकता है। और साथ ही चाबहार पोर्ट पर जिस तरीके से हमला हुआ है, क्योंकि भारत के लिए भी रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण है, क्या भारत के हित भी इससे प्रभावित होंगे? जी बहुत ही अच्छा था। देखिए, ये बात बहुत आगे बढ़ चुकी है, ये जंग बहुत आगे जा चुकी है। ये डोनाल्ड ट्रंप साहब अपने कितने बार मुकरेंगे अपनी बात से। उन्होंने ये ऐलान किया था कि जंग युद्ध विराम नहीं हुआ है, युद्ध समाप्त हो गया है, इट इज ओवर, द वॉर इज ओवर। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कहा था ये, और मैं इत्तेफाक रखता हूँ मनोज भाई की बात से कि बिल्कुल कि अभी बातचीत का टाइम निकल गया है। बातचीत तो पहले वार्तालाप, इस्लामाबाद टॉक्स की शांति वार्ता इस्लामाबाद में हुई थी 1, इस्लामाबाद टॉक्स, फिर उसके बाद फिर शांति वार्ता की बात हुई 2, जो कि फेलियर हुई, बिल्कुल फेल साबित हुई। तो बातचीत का टाइम निकल चुका है, ये बातचीत का टाइम नहीं हुआ है। अब ये जंग पे आ गए हैं और समाधान अब तक निकल रहा है नहीं है। और जो मुल्क दूर बैठे हुए हैं वो इसमें जैसा भी ले रहे हैं, तो वो मुल्क भी इसके अंदर पिस रहे हैं, उनका भी इन्वॉल्वमेंट एक तरीके से वो भी इफेक्ट हो रहे हैं। हिंदुस्तान की तो बहुत अच्छी खबर थी कि जब जंग रुक गया था, डोनाल्ड ट्रंप साहब सच में उन्होंने साबित कर दिया है कि अब तक हम बस अंदाजा लगाए थे कि भाई ये ईरान को वेनेजुला समझ रहे हैं। उन्होंने बोला है, वो अपने अल्फाजों से बोला है, अपने होठों से बोला है जी, अपने मुंह से बोला ये बात कि हमने पहले वेनेजुला पे करा, अब ईरान पे करेंगे। अरे भैया, आप ईरान का इतिहास तो जान लो, आप किससे आप आके पंगा ले रहे हो, आप ये तो जान लो। 80 से 88 तक ईरान ने इराक के साथ जंग लड़ा, 1 मिलियन कैजुअलिटी हुई ईरान की, 1 मिलियन। ईरान ने फिर भी क्यों नहीं करा? 1 मिलियन कैजुअलिटी होना बहुत बड़ी बात है। ईरान ने इस बार जंग की शुरुआत में ही कपड़े खोद दिए अपने ईरान के अंदर, ये लोग हम तैयार हैं, हम तैयार हैं, ये संदेशा दे दिया। अमेरिका को संदेशा दिया, क्या आप तैयार हैं? क्या अमेरिका तैयार है बॉडी बैग्स के लिए? इनकी शहादत की परंपरा रह चुकी है जी, 8 लोग करबला सब करते हैं। तो बेसिकली डोनाल्ड ट्रंप साहब तो बॉडी बैग्स भी ले रहे हैं हमको, हैं? ईरान की सबसे बड़ी ताकत क्या है? उनकी ज्योग्राफिकल लोकेशन। वो एक किले की तरह चारों तरफ से वो घिरा हुआ है चट्टानों से, और स्टेट ऑफ हॉर्मुज भी इसके करीब में ही है, तो उस पर कब्जा जमा दे तो ज्योग्राफिकल लोकेशन इसकी बहुत फेवर में रहती है। दूसरी है, जी हाँ, विल पावर, वो हार नहीं मानते कभी, घुटने नहीं टेकेंगे वो, कुछ भी हो जाए। तो इसमें डोनाल्ड ट्रंप साहब अपने ही जाल में इस तरीके से फंस चुके हैं कि उनको समझ में नहीं आ रहा है कि अब आगे बढ़ेंगे या पीछे जाएंगे, और जाल से कैसे निकलेंगे। उनके पास अच्छा मौका था, सुनहरा अवसर था उनके पास कि जंग से निकलने का, लेकिन वो ही अवसर भी इन्होंने गवा दिया जी। अयातुल्लाह खोमेनी के लास्ट राइट्स के टाइम पर, जहाँ पर हिंदुस्तान से भी डेलीगेशन गया था, लेफ्टिनेंट जनरल सैयद हसनैन गए थे, गवर्नर ऑफ बिहार, अपनी टीम को लेकर। अमेरिका ने रेलवे पे और उनके ब्रिजेस पे तबातोड़ हमले शुरू कर दिए। क्यों? क्योंकि जो जनाजे पे जाए, जनाजे पे कम लोग जाए, इसलिए। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, जनाजे पे और भी ज्यादा भीड़ उनको दिखने को मिली। अमेरिका चिढ़ गया,
अमेरिका ने, और हमने तेज करे। अब ईरान ने बोला अच्छा भैया, वैसे ही हमारे 31 IRGC के अंदर जो डिस्ट्रिक्ट हैं डिसेंट्रलाइज हो गए हैं, आइए आपको हम दिखाते हैं आपको। जी। और इजराइल जो है सबसे अक्लमंद निकला। इजराइल दूर दराज बैठ के मजे ले रहा है अमेरिका के, हैं। इजराइल ने जंग शुरू करवाई अमेरिका को बोल के, अब इजराइल मजे ले रहा है अमेरिका के, और डोनाल्ड ट्रम्प साहब फंस चुके हैं। अमेरिका की क्रेडिबिलिटी कम हो रही है। अब इट्स द एंड ऑफ द अमेरिकन एम्पायर, इट्स द बिगिनिंग ऑफ द एंड। मैं तो कहूंगा कि ये अंत की शुरुआत है अमेरिका के लिए, और एक नया वर्ल्ड ऑर्डर सामने आएगा जो कि ईरान, रूस, चीन, चाहे लोग या पसंद करें या ना करें, और इसके जी। स्वयं जिम्मेदार केवल डोनाल्ड ट्रम्प साहब ही होंगे। ठीक है, क्योंकि आपने चीन और रूस का जिक्र किया प्रोफेसर मनोज कुमार जी, क्या आप खुलकर वो ईरान का समर्थन करेंगे? क्योंकि चीन पर दबाव बनाने की कोशिश की गई है। चीन पर तो बहुत गंभीर आरोप अमेरिका की ओर से लगाए गए हैं। ये भी डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वो डिक्लासिफाई करेंगे उन तमाम फाइलों को, और 22 करोड़ लोगों के डेटा लीक करने का या उन पर हस्तक्षेप करने का, चुनाव में सेंधमारी करने का आरोप चीन पर लगाया है। तो क्या वो खुलकर सामने आएगा? देखिए वंदना जी, जैसा चीन का इतिहास है उसमें तो मुझे नहीं लग रहा है कि वो खुल के सामने आएगा, क्योंकि देखिए हर देश अपने इंटरेस्ट और अपने बेनिफिट को देखता है। ऑब्वियस लॉजिस्टिक सपोर्ट तो कर रहा था, क्योंकि अगर उसे खुल के सामने आना होता तो आप वेनेजुएला पे जिस तरीके से ट्रंप ने वहाँ के मोदरई को किडनैप किया, और आप समझ सकते हैं कि सबसे ज्यादा इकोनॉमिक स्टेक चाइना का था, इवन ईरान रसिया का भी था, लेकिन इन दोनों देशों ने आप देख सकते हैं कि उनकी क्या स्थिति रही। आज का जो वैश्विक परिदृश्य उसमें मैं जो देख रहा हूँ कि हर देश को अपनी लड़ाई खुद से लड़नी पड़ेगी। कोई देश दूसरा आके आपकी लड़ाई नहीं लड़ सकता। आप देख सकते हैं जिस तरीके से रसिया यूक्रेन क्राइसिस में अमेरिका मदद कर रहा है, लेकिन उसके सैनिक कौन लड़ रहे हैं? वो यूक्रेन के ही सैनिक लड़ रहे हैं और रसिया के सैनिक लड़ रहे हैं। तो चाइना भी यहाँ पे बिल्कुल उसी तरीके से चलेगा, क्योंकि देखिए चाइना का जो बेसिकली जो पोजीशन है वो नंबर 2 की इकोनॉमी है, और वो नंबर 1 बनने का एक रेस में वो डायरेक्ट अमेरिका के साथ कभी भी भिड़ना नहीं चाहेगा, और अमेरिका यही चाहता है। आप देख सकते हैं कि अगर आप इस पूरे बेल्ट को देख लीजिए तो अमेरिका की स्ट्रेटजी रही है ट्रम्प 2.0 के आने के बाद से कि हम किस तरीके से चाइना को हर लेवल पे, आर्थिक लेवल पे, सामरिक लेवल पे उसको एक्सपोज करें। और शायद इसीलिए आप देख सकते हैं कि ईरान पे जिस तरीके से जो अटैक हुआ है, और अभी जिस तरीके से उसके जितने भी स्ट्रेटेजिक पॉइंट है, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे बढ़त बना के रखने के लिए, क्योंकि हम सब जानते हैं कि चाइना का सबसे इंपॉर्टेंट रूट है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, और 90% उसका एनर्जी वहां से जाता है। और वेनेजुएला में भी अगर आप देख लीजिए तो जिस तरीके से सबसे ज्यादा स्टेक होल्डर चाइना का था, लेकिन वहां पे भी अमेरिका ने कंट्रोल किया। तो एक तरीके से आप समझिए कि जो चाइना की जो इकोनॉमी है, जो 20-22 ट्रिलियन इकोनॉमी है, उसको कहीं न कहीं नुकसान पहुंचाने के लिए ट्रंप ने एक तरीके से बिल्कुल इस चीज को तेज किए जा रहे हैं, और वो चाहते हैं कि चाइना खुल के सामने आए। और यही उनकी स्ट्रेटेजी है कि चाइना जब खुल के आएगा तो ऑब्वियस है कि अमेरिका के लिए फिर एक विंडो ओपन हो जाएगा कि हमें किस तरीके से चाइना को काउंटर करना है। और देखिए एक चीज हमें समझना होगा, इस ग्लोबलाइजेशन में हर देश एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। हम नो डाउट चाइना आज की डेट में एक बढ़ती हुई शक्ति है, लेकिन अभी भी खास करके जब हम मिलिट्री की बात करते हैं, ऑपरेशन की बात करते हैं, वहाँ पे अमेरिका कहीं न कहीं एक ज्यादा बढ़त बना के रखा हुआ है। और शायद मुझे जो दिख रहा है वो डायरेक्ट चाइना इस युद्ध में नहीं आएगा, और लेकिन लॉजिस्टिक ईरान को सपोर्ट करते रहेगा, क्योंकि सबसे ज्यादा नुकसान अभी जो इस घटना के बाद हुई है वो चाइना के साथ होने वाला। क्योंकि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे कि आप देख सकते हैं जितने उसके इंपॉर्टेंट जो है, चाहे सिरिक हो या कोस्ट गार्ड के ऊपर जो अटैक हो रहे हैं, बेसिकली चाइना को कंटेन करने के लिए किया जा रहा है। तो मेरा मानना है कि चाइना को इसमें ज्यादा नुकसान होगा, और शायद इसी को ध्यान में रख के अमेरिका उसके जितने भी स्ट्रेटेजिक लोकेशन है उन सबको डिस्ट्रॉय कर रहा है, ताकि किसी भी प्रकार से वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज पे अपनी बढ़त बनाए। ठीक है मोहम्मद अली शाह जी, लेकिन ईरान के लिए क्या मुश्किलें अब बढ़ गई हैं? जिस तरीके से युद्ध व्यापक होता जा रहा है, ईरान जब हमला करता है जॉर्डन पर या कुवैत पर, कतर पर, वो पलटवार कर रहे हैं। जी देखिए, ईरान ने जो अमेरिकी सैन्य बेसेस हैं जी, कुवैत के अंदर, बहरीन के अंदर, कतर के अंदर, जॉर्डन के अंदर भी उन्होंने हमला किया, और यूएई जहाँ पर अमेरिकी सैनिक बेस भी नहीं है जी, मगर अनऑफिशियल तो है, अनऑफिशियल तो सब जानते हैं। अब उससे क्या हुआ कि ईरान ने तो अपनी जवाबी कार्रवाई करी, लेकिन ईरान ने बैड ब्लड क्रिएट करा है जो बाकी खाड़ी मुल्क हैं, जो बाकी गल्फ कंट्रीज हैं जी, उनके साथ में, कि भाई अबे हम पे क्यों हमला कर रहे हो, हमने क्या करा है। अब एक कोलैटरल डैमेज तो होता है, भारतीय नागरिक भी इसके अंदर कैजुअल्टी हुए हैं, तो किसी को कोई भी माफ नहीं करेगा, तो आपके खिलाफ ही लोग हो जाएंगे फिर।
अगर आपको इतना वो था तो आप करिए टारगेट, इजराइल पर टारगेट करिए आप, विद इन रेंज भी होएगा। लेकिन नहीं, ईरान ने ऐसा करा नहीं। ईरान ने इजराइल को निशाना नहीं बनाया। ईरान अमेरिका तक तो पहुंच नहीं सकता। तो ईरान ने अमेरिकी सैन्य बेस, जो कि अमेरिका बहुत ज्यादा खर्चा कर रहा है, अमेरिका को बहुत ज्यादा लॉस हो रहा है प्रतिदिन इसके ऊपर, वहां पे हमले किए, उससे एक तरीके से ईरान को भी इसके अंदर काफी नुकसान हो रहा है। जी बिल्कुल नुकसान हुआ है प्रोफेसर मनोज कुमार जी। लेकिन जो हॉर्मुज स्ट्रेट में इस वक्त जो जहाज फंसे हुए हैं, क्योंकि कहा जा रहा है कि निचले स्तर पर पहुंच गया है वहां से जो जहाज़ों का आवागमन होता है, क्योंकि जो रोज़ाना 15 से ज़्यादा जहाज़ वहां से गुजरते हैं, अब केवल 8 जहाज़ गुजर पा रहे हैं। और अभी 2 बड़े तेल टैंकर्स पर जिस तरीके से विस्फोट हुआ है, उसको लेकर IRGC की ओर से कहा जा रहा है कि तो अमेरिका का फेल्योर है, वहां पर माइंस बिछी हुई थी, अमेरिका को पता नहीं था, इसलिए हमला हुआ। तो हॉर्मुज स्ट्रेट पर कैसे संकट दूर हो पाएगा? देखिए वंदना जी, अभी हॉर्मुज स्ट्रीट पे कोई भी इस तरीके का चीजें नहीं होने वाली है, क्योंकि जिस तरीके से लड़ाई अभी तेजी से चल रही है, क्योंकि देखिए इसके पीछे का जो ऑब्जेक्टिव है वो हमें समझना होगा। क्योंकि अमेरिका जो ये लड़ाई लड़ रहा है वो बेसिकली अपने एनर्जी सेक्टर और खास करके जो क्रूड ऑयल है उसको कंट्रोल करने के लिए कर रहा है। और जिस तरीके से अमेरिका की इकोनॉमी अगर आप देख लीजिए पिछले 5-6 सालों में जिस तरीके से डिटोरिएट हुई है, उसे वो बढ़त बनाने के लिए आप देखिए उसी का एक स्ट्रेटेजिक पॉइंट था वेनेजुएला पे कंट्रोल करना। और हम सब जानते हैं कि इस पूरे मिडिल ईस्ट से पूरे वर्ल्ड का जो तेल है यहीं से जाता है, लगभग 90% जो तेल है पूरे वर्ल्ड को सप्लाई करता है। और इस घटना से देखिए अमेरिका तो बहुत दूर बैठा हुआ है, वहां तो उसके ऊपर कोई ईरान अटैक कर नहीं सकता। रही बात मिडिल ईस्ट के जो जितने देश थे, वही देश जो कल तक बोल रहे थे कि हम अपने लैंड को ईरान के ऊपर अटैक नहीं होने देंगे, लेकिन आज आप देखिए स्थिति उनकी क्या हो रही है। तो मेरा ये मैं जो देख रहा हूँ कि पूरे गल्फ और वेस्ट एशिया में एक तरीके से एनर्जी को लेके अमेरिका चाहता है कि इस क्राइसिस में हम किस तरीके से पूरे सिस्टम को कंट्रोल अपने हाथ में ले लें, और उसके बाद से पूरे वर्ल्ड में जो तेल का जो बाजार है, जो मार्केट है, उसमें अमेरिका अपनी बढ़त बना के रखेगा और पेट्रो डॉलर को सेव करेगा। और शायद यही कारण है कि आप देख सकते हैं कि मिडिल ईस्ट के जितने देश हैं वो सबको अमेरिका को सुरक्षा देने की जिम्मेदारी थी, उनसे डिफेंस पैक्ट भी हुआ था। लेकिन आप देखिए ईरान के रडार पे जितने भी गल्फ के जो देश हैं वो सारे एक एक करके डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, उनके सिविलियन एरिया को भी डिस्ट्रॉय कर रहा है। लेकिन उसे अमेरिका को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि उसे पता है कि जब तक हम इस स्टेट ऑफ हॉर्मुज पे कंट्रोल नहीं करेंगे तब तक चाहे गल्फ के जितने देश हों, और ईरान तो सिर्फ एक मोहरा है, लेकिन उस मोहरे के माध्यम से वो मिडिल ईस्ट के भी सारे देशों को भी एक तरीके से कहीं ना कहीं अपने उस स्ट्रेटेजिक एस्पेक्ट्स के हिसाब से कंट्रोल करना चाहता है। और उसके बाद आप देखिएगा इजराइल की एंट्री होगी और मिडिल ईस्ट और खास करके गल्फ के देशों में इजराइल वहां पे एक डोमिनेंस के रूप में काम करेगा। तो एक लंबी स्ट्रेटजी है और इसमें पूरा एक तरीके से आप समझ सकते हैं कि अमेरिका कहीं ना कहीं अभी आज की डेट में बढ़त बना। ठीक है मोहम्मद अली शाह जी, लेकिन इजराइल को तो अमेरिका की ओर से कहा जा रहा है कि लेबनान पर आप हमले बंद कर दीजिए, उसको वो लगातार धमका रहा है। लेकिन यहाँ इजराइल की भूमिका आपको किस तरीके से दिखाई देती है और डोनाल्ड ट्रंप का मोटिव क्या है, किस तरीके से वो अब आगे रणनीति अपनाएंगे, और इस बार जो हमला हुआ है उसके लिए किसे आप जिम्मेदार मानते हैं? बिल्कुल बदरा जी, बड़ा अच्छा सवाल है आपका। देखिए इजराइल जो है वो अमेरिका के कंधों पे अपनी बंदूक चला रहा है और इजराइल कतई नहीं चाहता कि एक शांति हो जाए। उसने कई बार संदेश भी दिया है इस तरीके से, जैसे कि जब इस्लामाबाद टॉक्स बंद हुए थे तब इजराइल ने लेबनान, खास तौर से सदर्न लेबनान पे हमले, तबातोड़ हमले शुरू कर दिए थे। और कभी भी जैसे कि अभी शांति वार्ता की बात हुई तो दोबारा खत्म हुई कि अभी जंग शांति वार्ता नहीं, ये जंग मतलब खत्म ही हो गई बिल्कुल। इजराइल ने फिर से लेबनान पे हमले शुरू कर दिए। तो इजराइल ये बात तो समझ गया है कि उसको कोई डर नहीं है हौती से, हिजबुल्ला, ये हमास से। थोड़ा बहुत अगर चेतावनी है तो वो है हिजबुल्ला से, जो कि लेबनान में है जी। बस कि ना हौती से ना ही हमास से है। हालांकि हमास ने ही तो हमले करे थे इजराइल पे, लेकिन इजराइल को उनका कोई डर नहीं है, ना ही हमास का किसी का। हाँ, हिजबुल्ला के बारे में थोड़ा बहुत समझ गया है। तो इजराइल की भूमिका ये है कि वो शांति वहां पर नहीं आने देगा, चाहे कितना भी भारी पड़ा हो अमेरिका को, कितना ही भारी पड़ा हो अमेरिका के साथ। और यहाँ पे अभी जो हमले हुए हैं, देखिए ये एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। ये न्यूटन का लॉ ऑफ मोशन भी है। तो जब हमले होते हैं तो वापस इसकी जवाबी कार्रवाई पलटवार लेगा, इसमें यही होता है। बिल्कुल प्रोफेसर मनोज कुमार जी, लेकिन अभी भी आपको लगता है कि बैकडोर से कोई बातचीत चल रही होगी, डिप्लोमेटिक जो चैनल होते हैं वो अभी भी ऑन है, या फिर
पूरी तरीके से ये आर पार की स्थिति बन गई है? देखिए वंदना जी, अभी कल ही व्हाइट हाउस के प्रवक्ता ने ये स्टेटमेंट दिया है कि बातचीत जारी है। तो देखिए अमेरिका का ये टैक्टिस रहा है हमेशा से, एक तरफ से अटैक करना और दूसरी तरफ से डिप्लोमेटिक चैनल को ओपन रखना। लेकिन इस पूरे प्रक्रिया को अगर हम लोग देख लें तो उसमें अमेरिका आज के डेट में बहुत आगे निकल चुका है। और इसमें सबसे ज्यादा नुकसान अगर जो होने जा रहा है वो मिडिल ईस्ट के और गल्फ के देशों का नुकसान होने जा रहा है, क्योंकि जो उनका एक बिल्कुल एक व्यवस्थित जो ट्रेड रूट था वो डिस्टर्ब हो चुका है और उस ट्रेड रूट पे अमेरिका आके बैठ चुका है। तो आप इसी से अंदाजा लगा सकती हैं, क्योंकि देखिए अभी तक कोई भी जब दो देश जब आपस में लड़ते हैं तो सैनिक आपस में लड़ते हैं, लेकिन अब ये सैनिक के अलावा देखिए सिविलियन एरिया पे अटैक होने लगा है। उसके जो स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स है जिससे हर एक जीवन आम आदमी का जीवन प्रभावित हो सकता है, उस पर अटैक होने लगा है। तो आप इसी से अंदाजा लगा सकती है कि अमेरिका बिल्कुल अब सारे रूल रेगुलेशन को छोड़ के अपने हेजेमनी को स्थापित करने के लिए और विशेष करके स्टेट ऑफ हॉर्मुज को कंट्रोल करने के लिए सारी चीजें कर रहा है। और उसे पता चल गया है कि न्यूक्लियर से ज्यादा इंपॉर्टेंट एसेट ईरान के लिए, और खास करके ईरान ही नहीं पूरे मिडिल ईस्ट के साथ वो एक बहुत इंपॉर्टेंट। बिल्कुल, और ये बात तो ईरान की ओर से खुद भी कही गई है ना कि जो परमाणु है उससे ज्यादा उनके लिए महत्वपूर्ण होर्मुज हो चुका है और होर्मुज पर वो अपना नियंत्रण नहीं छोड़ेंगे। इसी बात को लेकर ये पूरा तनाव और ज्यादा बढ़ गया है। ये जो युद्ध है वो किस तरीके से भीषण रूप लेता हुआ दिख रहा है। 7वीं रात लगातार ईरान पर हमला हुआ है, तो इसका किस तरीके से सॉल्यूशन निकल पाएगा ये अपने आप में बड़ा सवाल है, क्योंकि अभी दोनों तरफ से ऐसा कोई झुकाव या इस तरह की कोई बातचीत नजर नहीं आ रही है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए प्रोफेसर मनोज कुमार जी, और मोहम्मद अली शाह जी आपका भी शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए। इसी के साथ यहाँ पर रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए आगे खबरों का सिलसिला जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। यशस्वी